8 साल की सुकन्या सुबह उठते ही आंखें मलते हुए अपनी माँ के पास गई। उसकी माँ माया सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। मम्मी, मुझे मैगी खानी है। हाँ, अभी बना देती हूँ। वैसे भी मैंने कुछ और बनाया नहीं, तेरे पापा गए हुए हैं अभी ऑफिस की ट्रिप के लिए बाहर, तो घर में मैं और तू ही तो है। ऐसा करती हूँ, दोनों के लिए वही बना देती हूँ, आसान है, जल्दी भी बन जाएगी। माया आलस के कारण जल्दी से मैगी बना देती है और खुद भी खाती है, साथ ही अपनी बेटी को भी खिलाती है। ज्यादातर उसका पति ट्रिप पर ही रहता, जिस कारण वो दोनों माँ बेटी ही घर में रहती और वो जल्दी में दोनों के लिए मैगी बना देती। ऐसे ही समय बीता और अब सुकन्या 22 साल की हो गई। मम्मी यार कहाँ हो? ओ गॉड, लगता है माँ पूजा में बैठ गई। मुझे तो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। एक काम करती हूँ, जल्दी से अपने लिए मैगी बना लेती हूँ। मेरी ऑल टाइम फेवरेट। सुकन्या रसोई में जाकर मैगी बनाने लगती है, लेकिन मैगी बनाते वक्त वो कुछ सब्जियां भी उसमें ऐड करने लगती है और सब्जी काटते हुए उसकी उंगली कट जाती है। आउच मम्मी। उसकी आवाज सुनकर जल्दी से पूजा खत्म कर उसकी माँ माया बाहर आती है। अरे ये क्या, काट ली ना उंगली, ध्यान से काम नहीं कर सकती, रुक मैं अभी पट्टी लगा लेती हूँ। सुकन्या की माँ उसकी उंगली में पट्टी लगाती है, जिसके बाद वो उसे मैगी बना कर देती है। सुकन्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उससे ज्यादा रसोई का काम नहीं लेते थे, इसलिए सुकन्या को भी मैगी के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं था। तू भी ना यार अंकित, पता नहीं कब तक यूं ही मेरे साथ तफरी मारता फिरेगा। ओ मैडम, तेरे लिए सीरियस हूँ मैं, समझा? ऐसा मत बोल। तो फिर क्यों नहीं आता मेरे घर मेरा हाथ मांगने? मैडम ऐसा है ना, पहले पढ़ाई पूरी कर लो और मेरी नौकरी लगने दो, तभी तो आ पाऊंगा ना। ऐसे ही समय बीतता है और अंकित की अच्छी नौकरी लग जाती है। वो मैगी बनाने वाली कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर लग जाता है। फिर वो अपने घर पर अंकिता के बारे में बात करता है और दोनों के परिवार वाले आपस में मिलते हैं। देखिए बहन जी, ये मेरी इकलौती बेटी है, बड़े ही प्यार से पाला है मैंने इसे, तो इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। कुछ महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन, बहू जल्दी से मेरे लिए चाय बना दे, रोज तो अपने हाथों की पीती थी, आज से बहू के हाथों की पी लेती हूँ। जी माँ जी, मैं बस अभी बना कर लाई। सुकन्या जल्दी से रसोई में जाती है और चाय बना कर ले आती है। पीकर बताइए ना माँ जी कैसी बनी है। अरे रुक तो जा, गरम गरम पी लूं क्या, बहू है तू मेरी, ऑर्डर ना कर। सच ही कहते हैं लोग, ये सास तो सास ही होती है। आय हाय बहू, ये चाय बनाई है या काढ़ा, इतनी पत्ती कौन डालता है इसमें? इसे पीकर तो सर दर्द और बढ़ गया मेरा। तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया क्या? वो माँ जी मैंने पहली बार बनाई है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, मैं सीख जाऊंगी। उफ, पता नहीं क्या होगा आजकल की लड़कियों का, बताओ चाय तक बनानी नहीं आती। ओ मैडम, तू उसे क्या बोल रही है, तुझे खुद कौन सी आती है? ये सुनकर सुकन्या मुस्कुराने लगती है और ननद पैर पटक कर अंदर कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद सुकन्या सबके लिए नाश्ता बना कर ले आती है। वो सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं तो सामने मैगी देख हैरान रह जाते हैं। बहू ये क्या है? सॉरी माँ जी, वो मुझे खाना। वही तो पूछ रही हूँ, तुझे कैसे पता चला कि हम सबको खाने में मैगी पसंद है? जानती है कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम मैगी ना खाएं, लेकिन मुझे सब्जियों वाली मैगी पसंद है और मुझे स्पाइसी वाली। और सुकन्या मुझे अनियन वाली। तुम जानती हो ना, मैंने तो मैगी की कंपनी इसीलिए ज्वाइन की है क्योंकि इसकी वजह से मुझे अच्छी खासी मैगी घर लाने को मिल जाती है। मैं तो रोज वहाँ से 50 पैकेट मैगी अपनी गाड़ी में छुपा कर ले आता हूँ। हाँ अंकित, मैगी से इतना प्यार की उसके लिए चोरी भी, वेरी बैड। खैर, मुझे लगा था मैं ही मैगी की दीवानी हूँ, लेकिन तुम सब भी मैगी के कोई कम दीवाने नहीं हो। अगर मैगी वालों का बस चले ना तो हम सबको अपनी मैगी का फैमिली एम्बेसडर बना ले। सुकन्या खुश हो जाती है। अब वो सुबह शाम सबके लिए मैगी बनाती है। आज मैंने सबके लिए मसाला और जीरा मैगी बनाई है और भाभी कल पनीर मैगी। हाँ, अब तुम सब फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब तुम सब सुबह शाम बस मैगी खाओ। अब सभी घर वाले सुबह शाम बस मैगी ही खाते, यहाँ तक कि अगर कोई मेहमान भी आता तो उसे भी वही बनाकर खिलाते, जिस कारण मेहमान भी उनके घर आने से डरते। अरे ये क्या अंकित की माँ, ये बहू क्या पका कर ले आई, मैगी? हाँ आपको पता है, इसे भी हमारी तरह इसका बड़ा ही शौक है। सत्यानाश, सोचा था बहू आ गई है अब तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन नहीं, ये मुई भी बस ये केचुआ खाना ही जानती है। नहीं रहना मुझे यहाँ, मैं आज ही वापस जा रही हूँ, नहीं तो तुम लोग तो मुझे ये मैदा खिला खिला कर ही मार डालोगे। बुआ बिना देर के वहाँ से चली जाती है, लेकिन इन सब से उन सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर अभी भी वो सब मैगी खाना जारी रखते हैं।
ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन पता चलता है कि सुकन्या गर्भवती है। सच में मैं यानी कि पापा बनने वाला है। वाओ, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी सुनाई। यू आर द बेस्ट। और मैं दादी। बहू, अब तू खुद का ध्यान रखना। घर के काम के लिए हम काम वाली लगवा लेंगे और खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है। मैगी तो खानी है सुबह शाम, वो तो हम में से कोई भी बना लेगा। नन्हे मेहमान के आने से घर में सब खुश थे। ऐसे 2 महीने बीत गए। घर में सभी सुकन्या का खूब ख्याल रखते, लेकिन उनमें एक ही बुरी आदत थी कि वो अभी भी मैगी खाना नहीं छोड़ते। और फिर एक रोज, माँ जी जल्दी आइए, शालू शालू। माँ, ये तो भाभी की आवाज है, चलो जल्दी। वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं जहां वो पेट पकड़कर बैठी हुई थी। क्या हुआ बहू? माँ जी, पेट में दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग भी। क्या? हे भगवान, शालू तू जल्दी से कैब बुक कर, इसे अस्पताल ले जाना होगा और अपने भाई को भी फोन कर दे। शालू जल्दी से गाड़ी बुक करती है, साथ ही अंकित को भी अस्पताल पहुंचने को कहती है। कुछ देर बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं। चेकअप के बाद, आई एम सॉरी, लेकिन ज्यादा मैगी खाने की वजह से बच्चे के अंदर भी वही गया जिस कारण उसकी मौत हो गई। सुकन्या की बॉडी में भी मैदा खाकर वो इम्यूनिटी नहीं है कि बच्चा सरवाइव कर पाता। इसे तो इस वक्त फ्रूट्स और हरी हरी सब्जियां खानी चाहिए थी। आप जानते हैं ज्यादा मैगी या मैदा खाने की वजह से हमारी बॉडी को कितना नुकसान होता है, और ये मैदा हमारी आंतों में चिपक जाता है। इसीलिए महीने में 1-2 बार खाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन रोज खाना यह आप सबकी सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकता है। क्या मेरा बच्चा? नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। खुद को संभाल बेटा। सुकन्या को जब ये बात पता चली, वो तो जैसे खामोशी हो गई। मैगी खाने की सजा उसे ऐसी मिलेगी उसने कभी नहीं सोचा था। उस दिन के बाद पूरे परिवार ने मैगी खाना छोड़ दिया। अब वो सब हरी सब्जियां और रोटी ही खाते। अंकुर ने भी मैगी लाना बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अब सुकन्या फिर से प्रेग्नेंट हुई, लेकिन इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने खुद का अच्छे से ध्यान रखा। साथ ही ससुराल वालों ने भी उसका खूब ध्यान रखा और हेल्दी चीजें खाने का नतीजा ये हुआ कि उसने एक साथ 2 जुड़वा बेटा बेटी को जन्म दिया। अब उनका परिवार पूरा हुआ और अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे। शीतल को मैगी खाने का बहुत शौक था। कई बार उसकी मम्मी इस बारे में उसे टोक चुकी थी। शीतल, क्या बना रही हो बेटा? आपको पता तो है मम्मी, जब मैं किचन में होती हूँ तो मैगी के सिवा कुछ बनाना पसंद नहीं करती। बस भूख लगी थी बहुत जोरों की, तो मैंने सोचा मैगी ही बना लूं। शीतल बेटा, कभी कभी मैगी खाना ठीक है, पर इतना ज्यादा किसी चीज का आदी नहीं बनते हैं। तुम्हें और भी तरह के खाने बनाने आने चाहिए बेटा। कुछ दिनों में ससुराल जाओगी तो क्या वहाँ अपनी सास को मैगी बनाकर खिलाओगी? तो और क्या मम्मी, मैं तो अपनी सास को भी मैगी खाना सिखा दूंगी। शीतल ने अपनी मम्मी की बात को अनसुना कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद शीतल की शादी सौरभ नाम के लड़के से हो जाती है। शीतल की सास नई बहू के आने से बहुत खुश थी। क्या बात है उर्मिला जी, नई बहू के हाथ का क्या खिला रही हो? आज तो बहू का दिन है, वो जो भी अपनी पसंद से खिलाएगी वो खा लेंगे। क्यों अनीता जी? जाओ बहू, मेहमानों के लिए कुछ अच्छा बना कर ले आओ। ठीक कह रही हो उर्मिला जी। रश्मि भाभी जी, आज तो बहू की पसंद का ही खाएंगे। मोहल्ले की औरतें नई बहू की मुंह दिखाई के लिए आई हुई थी। उर्मिला के कहने पर शीतल रसोई में तो चली जाती है, पर उसे तो सिर्फ मैगी बनानी आती थी। मुझे तो सिर्फ मैगी बनानी आती है, अब मैं मैगी लेने के लिए किसको भेजूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। रामू भैया, आपके पड़ोस में कोई दुकान होगी, वहां से मैं आपको पैसे देती हूँ, आप मुझे मैगी के पैकेट ला दोगे? पर बहुरानी, यहाँ पर तो कोई भी मैगी नहीं खाता। आप मैगी किसके लिए मंगवा रही हो? क्या यहाँ पर कोई मैगी नहीं खाता? ऐसा कैसे हो सकता है? अब सबको मैगी खानी पड़ेगी क्योंकि मुझे मैगी बहुत पसंद है। आप बस मुझे मैगी के पैकेट ला दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। रामू शीतल के कहने पर पड़ोस की दुकान से मैगी के पैकेट ले आता है। मोहल्ले की औरतें खाने के सामान का इंतजार कर रही थी। शीतल मैगी बनाकर सबके लिए लाती है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म मैगी बनाई है। मैगी? ये तो बच्चों के खाने की चीज है बहू, हमसे ना खाई जाती है मैगी शैगी। शीतल पड़ोसन की बात सुनकर उदास हो जाती है। उसका मुरझाया चेहरा देख उर्मिला उसका साथ देती है और वो सबसे कहती है, अरे मैगी, ये तो मुझे बहुत पसंद है, कब से मैंने मैगी नहीं खाई थी। अरे तुम सब एक बार खाकर तो देखो, ये बहुत स्वादिष्ट बनती है, मैंने कई बार खाई है। खा लेते हैं, अब आए हैं तो बिना खाए जाएंगे तो बहू को अच्छा ना लगेगा। कैसी लगी मेरे हाथ की मैगी आंटी जी? पड़ोसन धीरे से मुस्कुरा देती है, क्योंकि उन्हें ये सब खाने की आदत नहीं थी।
कुछ देर बाद सब मेहमान चले जाते हैं। उस दिन की बात खत्म हो जाती है, पर अब तो अक्सर ही शीतल मैगी बनाने लगी। धीरे धीरे मैगी खाने की आदत उसकी सास को भी लगी। अरे शीतल बहू, वो तू जो मैगी बनाती है जरा सी बना ले, बड़ी स्वाद लगती है। पता नहीं तूने कैसी आदत डाल दी है, मन करता है रोजाना ही मैगी बनाकर खाओ। झट से तैयार हो जाती है, समय भी बच जाता है और पेट भी भर जाता है। तभी तो माँ जी मुझे मैगी बहुत पसंद है। अच्छा हुआ आप भी मेरी तरह मैगी खाने के आदी हो गए। आप बैठो, मैं आपके और अपने लिए जल्दी से चटपटी मैगी बनाकर लाती हूँ, फिर साथ में चाय पियेंगे। भैया 10 पैकेट मैगी के देना। क्या बात है रामू भैया, आजकल बड़े मैगी के पैकेट खरीद रहे हो? कोनो मेहमान ज्यादा आने लगे हैं क्या? अरे नहीं भीमा भैया, शीतल बहू रानी और माँ जी दोनों ही मैगी बड़े शौक से खावत हैं। चलो अच्छा है, हमार बिक्री भी ज्यादा हो जात है, हमार तो ग्राहक बने रहे, हमें और क्या चाहिए। उर्मिला और शीतल की मैगी खाने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और ये देखकर सौरभ और उसके पापा भी गुस्सा करने लगे। पापा, इन दोनों की मैगी खाने की आदत कितनी बढ़ गई है। क्या करें बेटा, दोनों ही नहीं समझती हैं। जब देखो तब घर में मैगी बनती रहती है, बस हो गया। इन दोनों को कौन समझाए कि मैगी खाना बुरी बात नहीं है, पर हद से ज्यादा किसी भी चीज की आदत शरीर को नुकसान पहुंचाती है। पापा, माँ जी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। क्या उर्मिला, क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो तुम ठीक थी। पापा चिंता मत करो, मम्मी को मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। सौरभ अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाता है। आपकी माताजी ने आज सुबह क्या खाया था? डॉक्टर, मैंने मैगी खाई थी। अच्छा, एक बार अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, तभी पता चल सकता है कि क्या परेशानी है। बाकी मैं ये दर्द की दवाइयां दे रहा हूँ, आप इसे ले लेना, इससे आराम आ जाएगा। फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद ही हम आगे का इलाज शुरू करेंगे। डॉक्टर उर्मिला को दर्द की दवाई दे देता है। अगले दिन उर्मिला की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, जिसमें पता चलता है कि उर्मिला का लीवर बढ़ गया है और उसमें सूजन है, जिसका मुख्य कारण मैदे का ज्यादा सेवन है। अब कुछ टाइम तक इनको मैदे से बनी कोई भी चीज नहीं खानी है, यहाँ तक कि ज्यादा तेल, मिर्च, मसाले सब कुछ अवॉइड करना है। उर्मिला की तबीयत खराब देख शीतल को बहुत दुख होता है। आज मेरी वजह से माँ जी की यह हालत है। मैंने ही उन्हें मैगी खाने की आदत डाली। हमने 1 या 2 बार नहीं बल्कि रोजाना ही मैगी खाई, जिस कारण आज माँ जी की तबीयत खराब हो गई। मुझे माफ कर दो माँ जी, आज मेरे कारण आपकी तबीयत खराब हो गई। ना मेरी बच्ची, रो नहीं, देख मैंने दवाई ली है, मैं अब ठीक हूँ। कुछ दिन आराम करूंगी, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। ये डॉक्टर तो ऐसे ही डराते रहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। माँ, अब तुम आराम करो और समय पर दवाई देनी है, इस बात का ध्यान रहे शीतल। अब चिंता मत करो, मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखूंगी। शीतल उर्मिला का बहुत ध्यान रखती है। कुछ दिनों में उर्मिला बिल्कुल ठीक हो जाती है। शीतल बहू, मैगी खाने का बहुत दिल कर रहा था, कई गरीब का अचार का पराठा। ये लीजिए बहन जी, आपका 2 किलो अचार। शुक्रिया बहन, ये लो तुम्हारे पैसे। तभी बाहर बादलों की तेज गड़गड़ाहट होने लगती है। अरे बाप रे, मौसम खराब हो गया। तभी तेज बारिश होने लगती है और अमृता उसमें बुरी तरह भीग जाती है। कुछ देर बाद वो घर पहुंचती है, जहां उसका बेटा अर्जुन उसका कब से इंतजार कर रहा था। माँ, तुम समझती क्यों नहीं? इस तरह तुम बीमार पड़ जाओगी। तू मेरी चिंता छोड़, अभी तेरी माँ इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। फिर अगले दिन बाहर ठेले वाले की आवाज आती है। अमृता जल्दी से वहाँ जाती है। भैया, ये कच्चे आम कैसे दिए? 30 रुपए किलो है बहन जी। क्या इतना महंगा? आम बेच रहा है या घी? 30 रुपए का घी कहीं मिलता हो तो मेरे लिए भी ले आना बहन जी। चुप कर, मेरे लिए भी ले आना। तभी अमृता की पड़ोसन जो अभी अभी गांव से आई थी, वो उसकी ये बातें सुन लेती है। अमृता, क्यों इतने महंगे आम खरीद रही हो? मैं गांव से कुछ आम लाई हूँ, तू उन्हीं को ले लेना। मेरी भाभी ने जबरदस्ती बांध दिए थे। अब तू तो जानती है मुझे आम का अचार डालना नहीं आता, और तू तो बहुत ही बढ़िया बनाती है, तो उसी का बनाकर मुझे भी दे देना। अच्छा ठीक है। आम लेकर वो अंदर आ जाती है। अंदर घर की खिड़की से अर्जुन ये सब देख रहा था। माँ, तुम नहीं सुधरोगी ना? अब तो मैं कमाने लगा हूं, फिर भी तुम
अरे बेटा, जिस काम में खुशी मिले वो करते रहना चाहिए। अच्छा सुन, कल शर्मा जी आए थे, एक लड़की बताई है उन्होंने, उनके भाई की बेटी है, सुना है बड़ी गुणी है, आम के अचार से लेकर अचार के पराठे तक सब बनाना जानती है। अब ये बुढ़िया मरने से पहले अपने पोते पोती का मुंह देखना चाहती है। तू जल्दी से ब्याह कर ले बेटा, ताकि मुझे भी थोड़ा आराम मिले। और फिर कुछ दिन बाद ही अर्जुन और अंकिता की धूमधाम से शादी हो गई। अर्जुन की शादी अमृता के जीवन में भी खुशियां ले आई, क्योंकि अब उसका परिवार पूरा जो हो गया था। फिर शादी के ठीक 2 दिन बाद। क्या कर रही हो अंकिता? आलू के पराठे बना रही हो माँ जी। लगता है बड़े लाड प्यार से पाला है तुम्हारी माँ ने तुम्हें। सच बताओ, तुम्हें रसोई में ज्यादा काम नहीं करने दिया ना उन्होंने? आपको कैसे पता? ऐसे कि आलू के पराठे तो बनाने बैठी हो, पर आलू कहाँ है? ओह शिट, वो तो मैं भूल ही गई। अब माँ जी बस अभी काट कर लाती हूँ। काट कर नहीं, उबाल कर मेरी बहू रानी। वैसे मुझे पक्का यकीन है कि तुम बिना आलू के भी अच्छे आलू के पराठे बना लोगी। रसोई में तुम्हारा हाथ बहुत मजबूत दिखाई देता है। है ना? अर्जुन भी यही कहते हैं। वो समझ गई थी कि अर्जुन जिस बहू के दम पर उसे आराम करने को कह रहा था, असल में उसे अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी था। फिर अगले ही दिन से अंकिता एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास से खाना बनाना सीखने लगी। और कुछ दिनों के बाद, सुनिए, ये अचार चखिए न जरा। हाँ हाँ दिखाओ। माँ, आपके हाथों के अचार का जवाब नहीं है। माँ जी ने नहीं, मैंने बनाया है इस बार। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ अर्जुन, अब मैंने तेरी पत्नी को भी अचार बनाना सिखा दिया है ना स्वाद बढ़िया? अब हम दोनों मिलकर अचार बनाए करेंगी। माँ बस करो, मैं इतना अचार नहीं खा सकता। ऐसे कैसे नहीं खा सकते? अभी तो मुझे बहुत सारा अचार डालना है, एकदम परफेक्ट बनाना है। हाँ, ये परफेक्ट ही बनाया तुमने, लेकिन अब और अचार डालने की जरूरत नहीं है, सच में। नहीं, मुझे लगता है इसमें अभी कुछ कसर बाकी है, तो मैं कल फिर से डालूंगी अचार, और अगर कल भी ठीक नहीं बना तो परसों फिर से। अंकिता का ये प्रण सुनकर अर्जुन ने अपना माथा पीट लिया। ऐसे ही वक्त बीतता गया, पर वक्त बीतने के साथ अंकिता की अचार बनाने की इच्छा और मजबूत होती चली गई। वो रोज अच्छा अचार बनाने की कोशिश करती, और फिर एक दिन उसने अचार बनाने में महारत हासिल कर ही ली। फिर एक दिन, माँ जी मुझे राई कूटनी, और देखो ना ये अभी तक नहीं आए। काफी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, चिंता की बात है। अमृता का इतना कहना था कि तभी उनका पड़ोसी और अर्जुन का दोस्त राहुल भागा भागा अमृता के पास आया। चाची जल्दी चलो, अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई है। राहुल की बात सुनते ही अमृता और अंकिता के होश उड़ गए। दोनों फौरन अस्पताल पहुंचे और फिर, डॉक्टर मैं अर्जुन की पत्नी हूँ, क्या हुआ उन्हें, कैसे है वो अब? मुझे लगता है शायद किसी बड़ी गाड़ी ने हिट किया है। वो तो शुक्र है कि पुलिस उन्हें यहाँ जल्दी ले आई, पर उनके सिर में गहरी चोट है, हमें सर्जरी करनी होगी। आप जितना जल्दी हो 5 लाख का इंतजाम कर दीजिए। हम करेंगे डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों सास बहुओं को समझ नहीं आ रहा था कि एक साथ इतना पैसा वो कहाँ से लाएंगे। उन दोनों ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए, और इस तरह अर्जुन की जान तो बच गई, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। इसलिए डॉक्टर के कहने पर उसे अभी अस्पताल में ही ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। फिर उसी शाम, माँ जी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ये लीजिए खाना खा लीजिए। क्या मैं जानती नहीं कि सुबह की 2 रोटी ही बची थी घर में, और वो भी तुम मेरे लिए ले आई। आओ इधर आओ, 1 रोटी तुम खाओ और 1 मैं खाऊंगी। अब तो ऐसे ही जीवन काटना होगा मेरी बच्ची। अमृता की बात सुनकर अंकिता की आंखों से भी आंसू बहने लगे, और ये हालात बीतते वक्त के साथ और बदतर हो गए, क्योंकि अस्पताल में भर्ती अर्जुन के इलाज के लिए हर रोज पैसों की जरूरत पड़ रही थी। फिर एक दिन घर की रसोई में, हे भगवान, अब तो आटे के सिवाय कुछ नहीं बचा, न दाल और ना ही कोई सब्जी, अब मैं क्या बनाऊं? तभी उसे अपने डाले अचार की बरनी दिखाई दी। उसने झट से बरनी खोलकर देखी, जिसमें एक भी आम का टुकड़ा नहीं था, बस अचार का मसाला बचा था जो तेल के साथ तैर रहा था। लेकिन उस मसाले को देखकर अंकिता को एक आइडिया आया, और फिर झट से एक पराठा बनाने लगी। उसने पराठे के अंदर अचार का मसाला भरा और उसी का पराठा बना दिया, और फिर, माँ जी जरा इसे खाकर देखिए। अरे वाह, ये क्या है? अब ये कैसा पराठा है अंकिता?
माँ जी पहले आप खाकर बताओ कि कैसा बना है। बहुत ही बढ़िया, सच में। माँ जी भगवान का इशारा है, जैसे कभी आपने अचार बेचकर गुजारा किया था, ठीक उसी तरह मैं भी अब अपने अचारी पराठे के दम पर सब कुछ वापस से हासिल करूंगी, आप देखना। अगले दिन से ही अमृता और अंकिता एक ठेले पर अचारी पराठे बनाकर बेचने लगी और फिर धीरे धीरे उन दोनों की मेहनत रंग लाई और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर एक छोटा सा होटल खोल लिया। कमाए हुए पैसों से उन दोनों ने अर्जुन का और भी अच्छे अस्पताल में इलाज कराया और फिर। माँ, मुझे लगता था कि इस संसार की सबसे मजबूत महिला आप हैं, पर आपने तो अंकिता को भी अपने जैसा ही बना दिया। अंकिता, मुझे तुम पर गर्व है। गरीब गुंजन सुबह जल्दी उठकर काफी सारे आलू के पराठे बना लेती है और उन्हें अपनी साइकिल पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, गर्मा गर्म करारी करारी चटपटे आलू के पराठे, मक्खन मारकर ले लो ले लो ले लो। गुंजन लगातार अपनी साइकिल पर आलू के पराठे बेचने के लिए आवाज लगा रही थी। उसकी आवाज सुनकर कुछ ग्राहक उसके पास आ जाते हैं। अरे गुंजन बहन, मुझे जल्दी से 2 आलू के पराठे दे दो। जी भाई साहब, बस जरा सा सब्र कीजिए, अभी लगा देती हूँ। गुंजन अपनी साइकिल रोककर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही सामने बनी फैक्ट्री के मजदूर भी उसके पास आलू के पराठे खाने आते हैं। क्या मजेदार पराठे हैं गुंजन बहन, मेरे लिए 2 और लगा दो। हाँ हाँ अभी लो। फिर दिन तक उसके सारे पराठे बिक जाते हैं। इसी तरह वो हर रोज आलू के पराठे बेचने निकल जाती है। उसके हाथ के पराठे सबको बड़े पसंद थे। इसी तरह वो हर रोज सुबह से शाम होने तक आलू के पराठे अपनी साइकिल पर घूम घूम कर गांव भर में बेचती थी। फिर शाम को थकी हारी वो अपने घर पहुंचती है, जहां उसके बूढ़े सास ससुर और अपाहिज पति उसका इंतजार कर रहे होते हैं। बहू आ गई तू? कब से मैं तेरी राह देख रही थी। घर में राशन खत्म हो गया है, अब खाने में क्या बनाएं? आप चिंता मत करिए माँ जी, आज जो कमाई हुई है उनमें से कुछ का मैं राशन ले आती हूँ और बाकी के बचे हुए पैसों से मैं आपकी दवाई भी ले आती हूँ। थकी हारी गुंजन थैला लेकर राशन लेने बाजार चली जाती है और वहीं से दवाई भी ले आती है। फिर घर आकर वो खाना बनाने लगती है कि देखती है कि आग जलाने के लिए लकड़ियां तो खत्म हो गई हैं। अरे घर में तो लकड़ियां भी नहीं है, मुझे अभी जंगल जाकर लकड़ियां लानी होगी। गुंजन लकड़ियां लेने चली जाती है। कुछ देर बाद घर लौटकर वो सबके लिए खाना बनाती है। फिर सबको खाना परोस कर बर्तन धो देती है। इन्हीं सब में उसे रात का 1 बज जाता है। फिर 4 घंटे की नींद लेकर वो सुबह फिर जल्दी उठकर घर का सारा काम निपटाकर चूल्हे पर आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। फिर अपनी साइकिल पर उन्हें बेचने निकल पड़ती है। आलू के पराठे, करारे करारे स्वादिष्ट आलू के पराठे ले लो। कुछ देर बाद वो बाजार में जाकर खड़ी हो जाती है। ये देख दूसरे फेरी वाले गुस्सा होने लगते हैं। जब से गुंजन आलू के पराठे बेचने लगी है, तब से हमारा धंधा चौपट हो गया। पहले जो भीड़ हमारे ठेले पर रहा करती थी, अब वो सारी उसकी साइकिल के पास जाकर आलू के पराठे खाती है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मदन भाई, इस औरत ने तो हमारी कमाई आधी कर दी है। न जाने क्या जादू है इसके आलू के पराठों में। गुंजन के हाथों में कमाल का जादू था। वो बहुत ही बढ़िया आलू के पराठे बनाती थी। गुंजन का पति विजय दूसरे गांव में एक फैक्ट्री में काम करता था। उस गांव से आते जाते उसकी मुलाकात गुंजन से हुई। फिर दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली। शादी कर गुंजन माधोपुर गांव अपने ससुराल आ गई। उसके गांव में उसके बूढ़े सास ससुर थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गुंजन और विजय भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन एक रोज जब विजय दूसरे गांव से साइकिल से घर लौट रहा था, तभी उसकी टक्कर एक बस से हो गई, जिसमें विजय अपाहिज हो गया। तब से घर खर्च चलाने के लिए गरीब बहू गुंजन आलू के पराठे विजय की पुरानी साइकिल पर बेचने लगी। लेकिन गांव के कुछ फेरी वाले अब उससे जलने लगे और उन्होंने अब उसको सबक सिखाने की ठानी। एक रात, राजू अच्छा मौका है, अभी वो सब सो रहे होंगे। बता दे उस साइकिल वाली को हम लोगों से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। तोड़ दे उसका ये साइकिल ढाबा। अभी लो हुजूर। राजू और मदन मिलकर उस गरीब बहू का साइकिल ढाबा तोड़ देते हैं। अगली सुबह जब गुंजन बाहर आई तो अपनी साइकिल का ये हाल देखकर हैरान रह गई। हे राम, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? आखिर किसने ये मेरा साइकिल ढाबा तोड़ दिया? अब मैं क्या करूंगी? अपने आलू के पराठे कहाँ बेचूंगी? अब इतने पराठे बनाए, आज बेचने नहीं गई तो बहुत नुकसान होगा। कीड़े पड़े उसे जिसने हमारी साइकिल का ये हाल किया है। बहू तू घबरा मत, अपने पास वो टोकरी है ना, तू उसी में ले जाकर अपने आलू के पराठे बेचने जा।
अपनी सास की बात गुंजन को सही लगती है और वो टोकरी में आलू के पराठे और माखन सर पर रखकर बेचने निकल पड़ती है। लेकिन जहां वो पहले कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती थी, अब उसे वहां पहुंचने में काफी वक्त लगता था। साथ ही पैदल घूम घूम कर वो थक भी जाती थी। फिर शाम को थकी हारी वो घर पहुंचती है। क्या हुआ गुंजन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आज साइकिल न होने के कारण मैं ज्यादा जगह पराठे बेचने नहीं जा पाई, जिससे आज ज्यादा बिक्री भी नहीं हुई और पराठे भी काफी बच गए। ये सब मेरे कारण ही हो रहा है ना। काश ना मैं अपाहिज होता और ना तुम्हें इतने दुख देखने पड़ते। क्या सोचकर तुम्हें ब्याह कर लाया था कि तुम अनाथ हो, जो प्यार खुशियां तुम्हें मायके में नहीं मिल पाई वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तो तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। अब परेशान मत होइए जी, मैं आपके साथ खुश हूँ और भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो वो दूसरा भी जरूर खोलेगा। और बहू, जो पराठे बच गए हैं ना, उन्हीं को गरम कर दे, आज हम वही खा लेंगे। वो सब वही सुबह के बने हुए आलू के पराठे खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो फिर से आलू के पराठे बनाकर टोकरी में रखकर बेचने निकल जाती है। आलू के पराठे ले लो, आलू के पराठे। लेकिन उस रोज भी उसकी ज्यादा बिक्री नहीं हो पाती और वो उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, ऐसा ही चलता रहा तो मैं कैसे अपना घर चला पाऊंगी? घर का राशन, सबकी दवाइयां, सब कैसे होगा? शाम को गुंजन फिर मायूस सा चेहरा लेकर घर आ जाती है। उसके परिवार वाले उसकी हालत देख समझ जाते हैं कि उसकी आज भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। वो सब भी मायूस हो जाते हैं। तभी उसके पास उसकी सहेली और पड़ोसन रजनी आती है। अरे गुंजन बहन, तुम आ गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कहो, क्या बात है रजनी? तुम्हें पता है अपने गांव में ना एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है खाने को लेकर। जो भी सबसे अच्छा खाना बनाकर जजेस को इम्प्रेस करेगा उसे पूरे 10 लाख का इनाम मिलेगा। क्या? 10 लाख? हाँ सोच गुंजन, अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गई तो तुम्हें पूरे 10 लाख का इनाम मिल जाएगा। वैसे भी तुम पराठे बनाने में तो माहिर हो। जैसा स्वाद तुम्हारे हाथ के पराठों में है ना, ऐसा कहीं नहीं। और भाग लेने में क्या जाता है, कौन सा इसके पैसे लग रहे हैं। बस फिर क्या था, गुंजन रजनी के साथ वहां गई और उसने प्रतियोगिता में अपना नाम लिखवा लिया। 3 दिन बाद प्रतियोगिता का दिन भी आ जाता है, जहां और भी कई अच्छे घरों की औरतों ने पार्टिसिपेट किया होता है। उन औरतों को देख वो घबरा जाती है। हे भगवान, इन सबको तो मुझसे अच्छा खाना बनाना आता होगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। प्रभु का नाम लेकर गुंजन खाना बनाने लग जाती है। वो आलू के मजेदार पराठे बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ ही देर में पूरे हॉल में आलू के पराठों की महक फैल जाती है। फिर जजेस अपना फैसला सुनाते हैं। यहाँ पर कई